गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। 10th क्लास के पहले चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले आपको चैप्टर के नाम की मीनिंग पता होनी चाहिए। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है क्या? केमिकल रिएक्शन क्या है? तो मैंने आप लोगों को 9th में 2 रिएक्शंस बताई थी, एक केमिकल रिएक्शन और एक फिजिकल रिएक्शन, और दोनों को एक दूसरे नाम में यदि कहा जाए तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शंस क्या है। केमिकल रिएक्शंस रिप्रेजेंट केमिकल चेंज। हमेशा केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज ही रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे रस्टिंग ऑफ आयरन नेल्स, इसका मतलब ये हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन नेल्स मतलब क्या? देखिए 9th क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ये सारे टॉपिक्स है ना एक दूसरे से रिलेट करते हैं। आपने यदि 8th में अच्छे से पढ़ के नहीं आया तो 9th थोड़ी कम समझ आएगी। यदि आप 9th अच्छे से समझ के नहीं आए तो आपको 10th थोड़ी कम समझ आएगी। मैं यहाँ कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझाने की। तो मैं 1 मिनट के लिए आपको 9th में ले चल रहा हूँ। 9th में हमने 2 चेंज पढ़े थे, एक केमिकल चेंज पढ़ा था और एक फिजिकल चेंज पढ़ा था। तो फिजिकल चेंज में हम क्या बोलते थे कि सब्सटेंस का जो भी चेंज होता था वो उसी फॉर्म में होता था। जैसे यदि हमारे पास कोई लकड़ी है, लकड़ी को हम घिसते हैं तो हमें क्या मिलती है? लकड़ी ही मिलती है ना। पर अब यहाँ देखिए लोहा है, जैसे मान लो आयरन या आयरन नेल से यदि उसमें रस्ट लग गई, एग्जाम्पल में लिखा है रस्टिंग ऑफ आयरन, तो यदि उसमें रस्ट लग जाती है तो जब आयरन होता है वो हमारे पास ब्लैक कलर में होता है। देखिए नेल्स आयरन ब्लैक कलर, पर रस्टिंग होने के बाद उसका कलर ब्राउन हो जाता है। तो इसे कहेंगे केमिकल चेंज, इसे कहते हैं हम केमिकल चेंज। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट केमिकल चेंज। एक उदाहरण और हमने पढ़ा था कि हमारे पास मिल्क है, उसमें हम नींबू मिला देते हैं, तो नींबू मिलाने के बाद क्या होगा? वो दही बन जाएगा। तो क्या दही दोबारा से दूध बन सकता है क्या? नहीं। तो जो चीज़ एक बार बदलने के बाद पुनः उसी अवस्था में वापस ना आ सके उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शंस। अब देखिए चैप्टर का नाम था हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन तो हम समझ गए केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब बात आती है इक्वेशंस की। तो केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन 2 तरह की होती है। केमिकल इक्वेशन आर ऑफ 2 टाइप्स, एक वर्ड इक्वेशन होती है, एक सिंबल इक्वेशन होती है। मतलब जो भी इक्वेशंस होगी हमारे पास केमिकल इक्वेशंस, उसको हम 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, एक वर्ड इक्वेशन में और एक सिंबल इक्वेशन में। तो राइटिंग ऑफ वर्ड इक्वेशन मतलब वर्ड इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है? तो वर्ड इक्वेशन को लिखने के लिए हमें एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। मैंने आपको एलिमेंट्स बताए थे 9th क्लास में कि अभी तक हमारी पीरियोडिक टेबल में 116 एलिमेंट्स हैं, अब शायद 120 हो चुके हैं। तो उसको हम वर्ड में लिख सकते हैं और सिंबल में भी लिख सकते हैं। तो वर्ड में कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg, इसका Mg सिंबल है, और वर्ड मतलब पूरा वर्ड। जैसे कि यदि आपको लिखना है लोकेश, तो लोकेश पूरा एक शब्द हो गया, LOKESH, लोकेश पूरा शब्द हो गया। पर आपको सिर्फ उसका सिंबल लिखना, तो आप कह दोगे L, आप कह दोगे L। तो वर्ड में उसको पूरे वर्ड के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन कंप्लीट होती है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मतलब हमने मैग्नीशियम को मिलाया और ऑक्सीजन को मिलाया, तो हमारे पास जो मिला वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप यदि 9th अच्छे से पढ़ के आए हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि यदि हम एक एलिमेंट मैग्नीशियम लेते हैं और एक एलिमेंट ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो मैंने लिखा हुआ है, ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। 9th क्लास में मैंने बताया आपको कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। ओरिजिनल सब्सटेंस आर रिएक्टेंट, और जो ओरिजिनल सब्सटेंस से मिलकर जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो आप इसकी डेफिनेशन यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ओरिजिनल सब्सटेंस आर रिएक्टेंट एंड when 2 original substance meet to form a new substance is called product, is called product। तो इक्वेशंस 2 तरह की थी, वर्ड इक्वेशन, सिंबल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन आपने समझ ली किस तरह से लिखी जाती है, राइटिंग ऑफ वर्ड इक्वेशन। अब राइटिंग ऑफ सिंबल इक्वेशन, तो देखिए एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। ये एलिमेंट्स क्या हैं? पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं 116 जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। एलिमेंट्स ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कार्बन, हाइड्रोजन, निकल, कोबाल्ट, ये एलिमेंट की बात चल रही है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में। केमिस्ट्री में 116 एलिमेंट्स अभी तक हमें फाउंड हुए हैं। कुछ कुछ बुक्स में 118, 120 भी लिखे आते हैं, पर पुरानी बुक्सों में 116 लिखे हुए हैं। तो अब देखिए ये मैग्नीशियम था, तो ये मैग्नीशियम की वर्ड इक्वेशन लिखी थी। अब ये देखिए उसे मैंने सिंबल में लिख दिया Mg, Mg उसका सिंबल हो गया। तो अब सिंबल इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं? Mg प्लस O2, O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिखते हैं। देखिए बेटा क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, 2 + 2 4 ही होता है, 2 + 2 4 ही होता है, स्टैंडर्ड है। मैथ्स और साइंस में कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड ही हैं बेटा, कुछ फॉर्मूले मिल चुके हैं। जैसे कि आपको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है वाटर का? H2O,
H2O। मैं यहाँ उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो इसका मतलब ये है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलकर H2O बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो इसी तरह से ये स्टैंडर्ड ही है। अब आप ये नहीं कह सकते कि यदि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ले लें तो फिर क्या होगा? भाई वाटर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर ही बनता है। उसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर में हमने अभी तो मीनिंग समझ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की। हमने केमिकल रिएक्शन समझ ली। केमिकल इक्वेशंस दो तरह के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, सिंबल में और वर्ड में। वर्ड में लिखना हमने सीखा, सिंबल में लिखना हमने सीखा। अब हर इक्वेशन, हर केमिकल इक्वेशंस एक लॉ फॉलो करती है। देखिए मैंने लिखा हुआ है, एवरी इक्वेशंस ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हर इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करती है। तो अब बात यह आती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। आप देखिए यहां मैंने डेफिनेशन लिखी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। टोटल मास इन रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास इन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास हमेशा इक्वल होने चाहिए, वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। या फिर दूसरी डेफिनेशन बोलो तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट। देखिए अभी मैंने एक इक्वेशन लिखी थी, इस इक्वेशन में मैंने बोला था कि ये क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट है। ये क्या है? रिएक्टेंट है हमारे पास। और ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो अब इक्वेशन जो भी हो, ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करेगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करेगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि टोटल मास रिएक्टेंट में जो है वो टोटल मास प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। मतलब इन दोनों के मास, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के बराबर होने चाहिए। पर देखिए इस इक्वेशन में देखिए, मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 2, मतलब मैग्नीशियम का मास 1 है, मतलब एलिमेंट मैग्नीशियम का एलिमेंट 1 ही लिया है हमने, और ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट ले लिए। तो इधर प्रोडक्ट में हम देखते हैं तो ऑक्सीजन का तो 1 ही एलिमेंट है, यहाँ तो ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट हैं। तो फिर क्या करते हैं हम? फिर ये करते हैं कि इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है हमें। इस इक्वेशंस को हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस्ड। तो देखिए मैंने लिखा, अभी ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है और हर इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करती है। तो इक्वेशन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कराने के लिए हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा पहले। तो ये लिखा मैंने बैलेंस इक्वेशन। देखिए मैंने क्या किया इस प्रोडक्ट में, ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा है, ये MgO लिखा है, पर मैंने यहाँ पे क्या किया, इस प्रोडक्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर। तो जैसे ही मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, अब मैथ्स आपने पढ़ी हुई है, देखना, यदि मेरे पास XY लिखा हुआ है, यदि मैं इस XY में 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका मतलब ये 2 X में भी मल्टीप्लाई हो जाता है और ये 2 Y में भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन में तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया, साथ साथ मैग्नीशियम में भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया। तो प्रोडक्ट में तो हमेशा ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ 2 मिल गए, पर मैग्नीशियम भी 2 हो गए। तो मैंने क्या किया, इधर भी मैग्नीशियम में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप कहेंगे सर ये आपने कैसे मन से 2 का मल्टीप्लाई कर दिया? बेटा हमें बैलेंस करना है। इसकी एक मेथड भी है, जब हम स्कूल में पढ़ेंगे तो मैं बाकायदा मेथड से बताऊंगा आपको कि किस तरह से मैंने ये 2 लिया और कैसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। पर अभी आप इतना याद रखें कि कोई भी यदि केमिकल इक्वेशंस लिखी हुई है तो वो हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करती है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ मास इन रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मास इन प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट का जितना भी मास होगा